Hello, my dear students and my friends. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about the money and the barter system and the stages of evolution of money. So, let's get started. So, first of all, we will discuss what is the meaning of money. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन है, यानी कि सारे लोग उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ले, उसे ही हम क्या बोलेंगे? मनी। अ रुपी इन इंडिया इज़ मनी। ऐसे ही जितनी भी करेंसीज आपको वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं वो सब क्या है? मनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मनी का जब एवोल्यूशन हुआ तो उसके पहले क्या फॉलो होता था? बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। पूरे वर्ल्ड में बार्टर सिस्टम फॉलो होता था, जहाँ क्योंकि मनी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। एंड बार्टर सिस्टम क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाए तो इसी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फूड ग्रेन्स फॉर एक्सचेंज फॉर क्लोथ्स, यानी कि फूड ग्रेन्स के बदले आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो? क्लोथ्स को एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास कैटल्स हैं। क्या हैं? किसी के पास कैटल्स हैं और किसी के पास क्या है? फूड ग्रेन्स हैं। ठीक है, तो उस समय मनी का एग्जिस्टेंस तो हुआ नहीं करता था। तो यानी कि किसी को कैटल्स की नीड हो सकती है और किसी को फूड ग्रेन्स की नीड हो सकती है। तो ऐसे ट्रेड होता था। ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो तब भी होता था, ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पर ट्रेड नहीं होता था। तो ट्रेड ऐसे होता था, एक्सचेंज करने के लिए लोग कमोडिटी का ही यूज़ करते थे, यानी गुड्स का ही यूज़ करते थे। ठीक है, मनी का कोई एग्जिस्टेंस था नहीं उस टाइम पे। अब देखिए, बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स हैं क्या? तो ड्रॉबैक्स देखते हैं। चलिए वन बाय वन ड्रॉबैक्स को समझते हैं। सबसे पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर ही एग्जांपल दिया कि फूड ग्रेन्स के बदले हम क्लोथ्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो दो बंदे ट्रेड कर रहे हैं उनकी जो नीड्स है वो आपस में मैच कर जाएं। यानी कि मान लीजिए जिसके पास फूड ग्रेन्स है और एक जिसके पास कैटल है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिसके पास कैटल हो उसको फूड ग्रेन की ज़रूरत हो, या जिसके पास फूड ग्रेन्स है, जिसके पास फूड ग्रेन्स उसको कैटल की ज़रूरत हो। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, दो लोग आए मार्केट में, उन्होंने बोला कि मेरे पास, एक ने कहा मेरे पास जो है गाय है और सामने वाले ने बोला मेरे पास बहुत सारा अनाज है। लेकिन जिसके पास अनाज है उसको गाय नहीं चाहिए, लेकिन गाय वाले को अनाज चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के, यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सेम टाइम पे दोनों ही लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा लोग भी आपस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी वांट्स क्या कर जाए? मैच कर जाए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मान लीजिए मनी एग्जिस्टेंस में होता तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी को अगर मान लीजिए फूड ग्रेन खरीदना है तो वो मनी लेके जाएगा। मनी तो कॉमनली एक्सेप्टेड है, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो मनी देगा और क्या करेगा? फूड ग्रेन्स को खरीद लेगा। लेकिन उस समय बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। ठीक है, ट्रेड फेयर्स लगा करते थे जहाँ पर लोग अपने सारे जो भी उनके पास होता था, गुड्स होते थे या एनिमल्स होते थे, वो लेकर जाते थे ट्रेड फेयर में और वहाँ पर क्या करते थे? एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि देखिए, आज मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपके फ़ोन की क्या वैल्यू है, तो आप मुझे तुरंत बता देंगे कि भाई मेरे फ़ोन की वैल्यू 20,000 है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम फॉलो होता था जिसमें मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, तब मोबाइल की वैल्यू आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? मतलब गुड्स की वैल्यू गुड्स के ही टर्म में डिफ़ाइन हो रही थी। तो क्या आप बोलोगे कि मेरे एक मोबाइल की कीमत जो है वो 2 गाय के बराबर है, 2 भैंस के बराबर है? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कोई नहीं थी। आज हम किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ये बार्टर सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम थी। और जैसे ही एवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, ये प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू जो हो गई वो ख़त्म हो गई। आज प्रेजेंट टाइम पे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू को मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ 2 प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम की। Yes, difficulty of contractual payment of future payments. Difficulty of
फ्यूचर पेमेंट, जस्ट अ मिनट, डिफ़िकल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स का मतलब होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम जो भी आज ट्रेड कर रहे हैं उसका जो पेमेंट होगा वो फ्यूचर में करेंगे। जैसा कि आज आप प्रेजेंट टाइम में देख ही रहे हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं, मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट पे लोग सामान बेचते हैं। क्रेडिट का मतलब कि उसका पेमेंट बाद में करते हैं। तो ये चीज़ उस समय पॉसिबल नहीं थी, बाटा सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट्स आप कैसे करोगे। मान लो मैंने किसी को हायर किया है अपनी ऑफिस में, मैंने उसको बोला 1 महीने बाद मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, तो मनी तो था नहीं, तो मैं पेमेंट किस में करूँगा, मैं गुड्स में पेमेंट करूँगा या करूँगी। तो देखिए, फूड ग्रेन, मैंने कहा कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हें 50 किलो गेहूँ दे दूँगी। तो ये बताइए, फूड ग्रेन जो होता है वो तो पेरिशेबल इन नेचर होता है। 1 महीने के बाद ज़रूरी थोड़ी ना कि वो फूड ग्रेन्स सही ही रहें, सड़ भी सकते हैं। और 50 किलो गेहूँ मैं कहाँ पर स्टोर करूँगी, स्टोरेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स जो थी उस वो करने में बाटा सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक ड्यूरेबल चीज़ नहीं थी, या कह लीजिए कि हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिसमें हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को क्या करें, डिफाइन कर पाएँ। आज के डेट में अगर मैं किसी को हायर करती हूँ तो मैं ईजिली किस में पेमेंट कर दूँगी, मनी के टर्म्स में पेमेंट कर दूँगी। ऑल्सो पेमेंट इन काइंड भी होता है, लेकिन वो तो एक आपका सेकेंडरी चीज़ हो गई। पेमेंट फर्स्ट, जो प्राइमरी पेमेंट होता है लोगों को, वो किस में होता है, मनी के टर्म्स में होता है, और लोग ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब देखिए, आपके घर में अगर आपको रुपीज़ के टर्म्स में, यानी कि मनी के टर्म्स में स्टोर करना हो, सेव करना हो, तो आप इजीली पैसे को आराम से इजीली सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपको कमोडिटी के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करना है, तो पहली चीज़ तो आपका घर पूरा भर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी चीज़ें क्या होने लगेंगी, ख़राब होने लगेंगी। ठीक है। तो बाटा सिस्टम में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड वैल्यू, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड द ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या है? देखिए, आज कितना आसान है, अगर हमें कहीं फ़ॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर डिवेंचर्स खरीदने हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम ईजिली पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे, या किसी भी, मतलब अक्रॉस द नेशन या अक्रॉस द वर्ल्ड हम कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई भी चीज़ खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट जो था, ये ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जो था, ये उस बाटा सिस्टम के टाइम पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ऑनलाइन पेमेंट मोड्स नहीं थे। तो उस समय जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बड़ी प्रॉब्लम थी। मान लीजिए मैं यूपी में बैठी हुई हूँ और मुझे अहमदाबाद में किसी को पेमेंट करनी है ना, अहमदाबाद गुजरात में पेमेंट करनी है किसी को, तो मैं क्या ट्रेन में बैठ के और ये अपना सामान लेके तब मैं उसको पेमेंट करने जाऊँगी? मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे आज की डेट में उसको पेमेंट करना है तो मैं ईज़िली पेमेंट कर सकती हूँ गूगल पे से, पेटीएम से, या ऑनलाइन आरटीजीएस के थ्रू, या आईएमपीएस के थ्रू, किसी से भी मैं पेमेंट कर सकती हूँ, है ना। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी बाटा सिस्टम में। ओके, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इन्हीं सब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्हीं का निवारण क्या है? इन्हीं का निवारण है मनी का एवोल्यूशन। तो मनी का एवोल्यूशन हुआ कैसे? तो ये 4 स्टेजेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले स्टेज में मनी किस फॉर्म में थी? तो कम्युनिटी मनी थी। अब कम्युनिटी मनी क्या है? उस समय मनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, तो लोग जो कम्युनिटी थी, यानी कि जो गुड्स थे, उन्हीं को एज अ मनी यूज़ कर रहे थे। जैसे जैसे डिफरेंट सिविलाइजेशंस आए, उसमें डिफरेंट चीज़ों को एज अ मनी यूज़ किया गया। देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ आपको, स्टोन्स को, जस्ट अ मिनट, स्टोन को यूज़ किया गया एज अ कम्युनिटी मनी। कैटल्स को यूज़ किया गया जब एग्रीकल्चर, यानी कि जब हम खेती करने लगे थे, तो हमने ग्रेन्स को एज अ कम्युनिटी मनी यूज़ किया। एरोज, बोर, सॉल्ट, स्क्वेरल स्किन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी कि जिस तरीके की कम्युनिटियों से हमें एग्जिस्ट कर रही थी, स्टोन्स हो गए, पर्ल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, है ना, जो भी हमारे पास था उसको हमने एज अ मनी यूज़ किया। कैटल्स को यूज़ किया, एनिमल्स को यूज़ किया, तो उस समय इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है, कम्युनिटी मनी। देन स्टेज सेकंड में क्या आई? मेटालिक मनी आई। आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम में बहुत सारे अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स चलते थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड, मतलब फेमस था, वो था गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ठीक है। ब्रोंज़ के भी मेटल्स चले, फिर बाद में अभी आज के टाइम में अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ तो वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, है ना।
तो मेटेलिक मनी आई। उसके बाद देखिए मेटेलिक मनी जब आई तो मेटेलिक मनी में भी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या थी मेटेलिक मनी में प्रॉब्लम? जैसे मान लो आपको पता ही है कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत शोर करते हैं। अब मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मैंने बैग्स में बहुत सारे कॉइन्स रख रखे हैं, तो पता चला चोर मेरे पीछे लग गया कि मतलब उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, खन खन की आवाज़ें आ रही हैं, इनके पीछे लग लो और चोरी कर लो। तो बहुत ज़्यादा रिस्की था और इतना ज़्यादा कैरिएज करना मेटल्स का पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो हैवी होते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी। और लोग क्या करते थे, क्योंकि मेटालिक मनी था, जो गोल्ड की वैल्यू होती है, जो सिल्वर की वैल्यू होती है, वो आपको पता है वो प्रेशियस मेटल्स हैं, तो लोग उसको मेल्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद क्या आया हमारे यहाँ, पेपर मनी आई। पेपर मनी क्या आपको पता ही है, आज की डेट में पेपर हमारे यहाँ जो मॉनेटरी सिस्टम, करंट मॉनेटरी सिस्टम जो फॉलो हो रहा है वो इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, जहाँ पर नोट्स एंड कॉइन्स चल रहे हैं। बेसिकली छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कॉइन्स यूज़ करते हैं और बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए हम पेपर करेंसी यूज़ करते हैं। यानी कि जो नोट हमारे यहाँ चल रहे हैं उनको ही पेपर करेंसी बोला जा रहा है। ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक और जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ 2 रुपीज़ से लेकर जितने भी डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं उनको कौन सर्कुलेशन में लेकर आता है, यानी कौन प्रिंट कर सकता है, किसको ये मतलब किसके पास ये कमांड है, या कह लीजिए किसको ये अथॉरिटी दी गई है, तो सेंट्रल बैंक को दी गई है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए पेपर करेंसी आने के बाद जब आगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करी, डेवलप करी, एक ग्लोबल इकोनॉमी में हम कन्वर्ट हो गए, यानी कि हम 1991 हम बहुत ज़्यादा हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, तो हम ट्रेड करना हमने शुरू किया एक फुल फ्लेज लेवल पे बाकी देशों के साथ। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद क्या आई, प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी में क्या आता है, तो देखिए प्लास्टिक मनी में आपका आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये जो आज की डेट में हम बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट्स कर पा रहे हैं जो पॉसिबल है, जैसे आपने भीम यूपीआई का नाम सुना होगा, है ना, आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप में से यूज़ भी कर रहे होंगे। मैं खुद पेटीएम और गूगल पे यूज़ करती हूँ। तो ये सब क्या है, ये आपके ई मनी के एग्जाम्पल्स हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप सबको पता है कि हम बैंक हमें इशू करती है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, जिसके थ्रू हम इजीली पैसा निकाल सकते हैं, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस भी इजीली घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द रेवोल्यूशन इन बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर यू कैन से। सो दिस इज़ दिस आई मीन दीज आर दी स्टेजेस जिस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ। तो इसके लिए हम ब्रिटिशर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, मनी के एवोल्यूशन के लिए हम ब्रिटिशर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि भले ही हमारे देश में उनका जो मकसद था वो कुछ अलग था, लेकिन कह लीजिए कि बाई प्रोडक्ट अनइंटेंशनली कुछ अच्छी चीज़ें हमारे देश में उन्होंने करी है। ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, मैं कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मनी, कि कौन कौन से फॉर्म्स में मनी हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और कोई भी ऐसे लोग जो इस तरीके के कोर्स कर रहे हैं, लाइक बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन देना है तो ज़रूर दें, मैं उसमें अपनी वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।